जय हिंद आप सभी को। आज बिहार का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट है और ये न्यू सिलेबस पे बिल्कुल आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसका जो है ना पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस सेट को जो है अच्छे से रिवीजन कर जाए, क्योंकि ये जो पूरी तरह से न्यू सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है और जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है अक्टूबर में 2023 में जो रद्द हुआ था एग्ज़ाम, उसी सिलेबस उसी आधार पे जो है ना इस प्रैक्टिस सेट को सजाया गया है। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और बाकी इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप मैथ रीडिंग को बना लीजिएगा। बाकी डिटेल PDF हम आपको भेज देंगे, तो वहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे सारा इसको पढ़ जाइए। अंत समय में जिनका भी मान लीजिए साथ को एग्जाम, उनको तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा और भी क्लास इसके पीछे हम डाल चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारा क्लास मिल जाएगा। तो उसको बारीकी से जो है ना निकाल करके शुरू से के लास्ट तक अभी तक जो है वर्तमान में जितना करवाए हैं और बाकी जो वर्तमान में करवा रहे हैं सारा को अच्छे से रिवीजन कर जाइए। और जिनका 7 के बाद भी एग्जाम, उनको तो बहुत मौका मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तब तक जो कोशिश करेंगे ना कि जल्दी इसको ख़त्म कर दें। तो आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा और अगर क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आप लोग आपको आंसर सोचना है कि हाँ कौन सा आंसर हमको आ रहा था, कौन सा आंसर नहीं आ रहा था। बिल्कुल जो है न्यू पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेट है, तो अच्छे से बारीकी से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा करेगा। जो भी इस चैनल प्रैक्टिस सेट आता है उसको हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिविजन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ध्वनि अपेक्षाकृत कब से अधिक वेग में चलती है। ध्वनि जो है अपेक्षाकृत कब से अधिक वेग में चलती है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा बताइए। ध्वनि अपेक्षाकृत कब से अधिक वेग में चलती है, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों होगा। क्या होगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। याद रखिएगा, तो माध्यम में तापमान की वृद्धि की जाती है और माध्यम में नमी की वृद्धि की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान आकार, सीधी, पार्श्व तथा उल्टा और आभासी होता है। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो समान आकार, सीधी, पार्श्व तथा उल्टा और आभासी होता है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। याद रखिएगा, किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। याद रखिएगा। अब विभवांतर बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा या कार्य बटा आवेश होता है। याद रखिएगा, W/Q। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 200 वोल्ट पर कार्य करने वाली एक संयंत्र का पावर जो है ना 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध होगा क्या होगा बताइए। कह रहा है कि 200 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 ओम होगा। क्या होगा, 1000 ओम होगा। याद रखिएगा कि 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध कितना होगा, 1000 ओम होगा। याद रखिएगा। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, V²/R। इसमें बैठाइएगा तो आपको निकल जाएगा। 200 × 200/40 बराबर क्या होगा, 100 ओम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर को गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज मतलब काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। क्या होगा, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, विस्थापित तरल के भार पर। क्या होगा, विस्थापित तरल के भार पर। तो कह रहा है उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है, तो विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ का कौन से गुण अनिवार्यता मौजूद होनी चाहिए।
कह रहा है कि तापन उपकरण की हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यता मौजूद होनी चाहिए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों होगा। क्या होगा? 1 और 2 दोनों होगा। उच्च गलनांक भी होगा और उच्च प्रतिरोधकता भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। कह रहा है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो 8 का सही उत्तर होगा क्या? 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। क्या होती है? क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ क्या होती, बदलती रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। कह रहा है एक लड़का एक लेंस के उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर एक पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करता है, मतलब प्रयोग करता है, करके एक दृश्य वस्तु का एक साथ स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे के बीच की जो दूरी होगी लगभग कितने के बराबर होगी। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। याद रखिएगा ना कि लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग क्या होगी, एफ के बराबर होगी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको आकृति को पूरा करना है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस आकृति से जो है ये आकृति पूरा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे ये, इसमें भी क्या करना है, तो आयतों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको भी रीजनिंग क्वेश्चन है, हम PDF टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा, पूरा डिटेल PDF आपको भेज देंगे। बाकी जो है ना क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और बारीकी से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस बुक में ना बहुत अच्छे तरीके से सर के द्वारा डाला गया है। तो क्वेश्चन को जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना होता है। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको हर वो क्वेश्चन याद हो, अगर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो। देखिए 11 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 11 का सी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 12 में कह रहा है कि कौन सा तीसरे आरेख का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो 12 का जो आंसर होगा ना, इसमें तो ऑप्शन दिए ही नहीं। 12 का आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा, इसमें तो आंसर दिए ही नहीं। इसका आंसर जो है ना क्या होगा, तो 26 होगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे ABC, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो 26 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरर कुछ है दिया हुआ है, ऑप्शन दिए ही नहीं सर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस क्वेश्चन में कितना होगा, 26 हो गया, रखिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देखिए यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज़ सीन द मैप होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। थ्रीप का क्या होगा, थ्रीप का बोलेगा तो इसका जो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, प्रोस्पर होगा। क्या होगा, प्रोस्पर होगा, याद रखिएगा। द थ्रीप मतलब होता है फलना फूलना होता है, और याद रखिएगा जो है ना यहाँ पे इसका सिनोनिम पूछ रहा था, तो यहाँ पे प्रोस्पर होगा। क्या होगा, प्रोस्पर होगा, याद रखिएगा। अब प्रोस्पर मतलब तो क्या होता है, फलना फूलना भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग। कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेलिंग, इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, नेसेसरी लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड जो है ना सही तरीके से लिखा हुआ है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर नेसेसरी, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा, नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है। NECESSARY, नेसेसरी क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इक्वानिमिटी। क्या होगा, इक्वानिमिटी क्या होगा, इसका अपोजिट में चूज करना है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, एजिटेशन। क्या होगा, एजिटेशन, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पे वर्ड दिया ए पार्टिकल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ए पार्टिकल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एमेनेसिया होगा। क्या होगा, एमेनेसिया, याद रखिए। क्या होगा, एमेनेसिया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस।
यहाँ पे दिया दोज हु वर्क वाई फिट एंड स्टार्ट सेल्डम सो गुड रिजल्ट। यहाँ पे क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इन इरेगुलरिटी क्या होगा, इरेगुलरली होगा, क्या होगा, इरेगुलरली, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 19 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम अस्टरडे द सन खालिस्तान राइट, क्या होगा, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम अस्टरडे द सन खालिस्तान ब्राइटली, क्या होगा, यहाँ पे क्या भराएगा, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोम रहेगा, क्या भरेगा, सोन भराएगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है कि सॉरी हाँ सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द सिचुएशन टर्न अगली एज ए क्रॉड खालिस्तान टू रोवाइट, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द सिचुएशन टर्न अगली एज द क्रोड खालिस्तान टू रोवाइट के क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिगन होगा, क्या होगा, बिगन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, यहाँ से हिंदी क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का प्रवाची नहीं है, कौन नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना एक पत्थर का प्रवाची कौन नहीं है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, पश्चिम नहीं है लेकिन प्रस्तर है, उपल है और पाहन है। तो कह रहा है पत्थर का प्रवाची कौन नहीं है, तो पश्चिम नहीं है लेकिन उत्पल, उपल, प्रस्तर और पाहन है, याद रखिएगा। और पत्थर का जो प्रवाची होता है कौन कौन होता है, एक बार और देख लीजिए, प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, पाषाण होता है, ओला होता है, इंद्रापोल, ये सब क्या है, तो पत्थर का प्रवाची शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कर रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है बताइए, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें अशुद्ध क्या जो शब्द है ना वो लिखा हुआ बताइए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, मैंने जब ही आया यहाँ पे नहीं लग रहा है उटपुटांग पढ़ने में, तो मैंने ही क्या है, गलत है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए बिल्कुल क्या है, अशुद्ध है। मैंने वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तब जाके वाक्य क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन 23 पे कर रहा है गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, क्या है बताइए, गोस्वामी तुलसीदास की कृति क्या है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण लीलावती किसकी है, तो गोस्वामी तुलसीदास की है, कृष्ण लीलावती किसकी है, तो गोस्वामी तुलसीदास की है। आइए क्वेश्चन 24 पे कर रहा है कि श्रृंगार, कर रहा है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, कर रहा है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रति होगा, क्या होगा, रति होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए, क्वेश्चन जो है ना 2023 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस में, उसी आधार पे देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था हिंदी में, ऐसा ही क्वेश्चन एक जो एग्जाम जिनका है ना जो एग्जाम होने वाला है, एक क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो मतलब जो है ना मतलब इसमें भाग का चयन कीजिए, इसमें दे रहा है कि कौन सा भाग जो है ना मतलब त्रुटि ना हो, देखिए इसका में कौन होगा, भारत का, क्या कह रहा है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें ऑप्शन बताइए कि इसमें जो वर्ड लिखा हो इसमें कौन सा गलत है या तो कोई त्रुटि नहीं है, बताइए क्या होगा, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या है, तो 25 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे ना इस वाक्य में जो है कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है, देखिए आंसर जो यहाँ पे ना इस प्रकार टाइप हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे जाइए, कह रहा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो में जो है ना डी भाग का चयन कीजिए, यहाँ पे कोई त्रुटि ना हो, मतलब बोल रहा है कि कौन सा भाग मतलब इसमें त्रुटि ना हो, इसमें बोल रहा है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध मतलब है, मतलब कोई इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, किसमें है, तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी में है, क्या है, जलपान में, क्या है, जलपान में क्या है, त्रुटि है, याद रखिएगा। तो विकल्प बी में क्या है, जलपान की त्रुटिपूर्ण है, अतः विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होगा, क्या होगा, उत्तम प्रबंध होगा, जलपान का को नहीं होगा, जलपान का उत्तम प्रबंध है, तब सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे करें इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, करें इन वाक्य जो दिया हुआ है इसको सही क्रम में बैठाना है कि पहले क्या क्या होगा, देखिए बैठाते हैं। तो 27 में क्या कर रहा है, देखिए रावण तो सिर्फ रावण है, इसमें जो पहले आएगा ना, पहले कौन कौन बढ़ाएगा, तो पहले आ जाएगा, पहले होगा कि राधाधिराज लंकाधिपति महाराजा रावण को दशामन भी कहते थे, पहले ए वर्ड आएगा, राधाधिराज लंकाधिपति महाराजा रावण को दशामन भी कहते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जो होगा ना, पहले देखिए, पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद सोचिए कि कौन सा पहले वर्ड आएगा। देखिए पहले इसमें आएगा ना, पहले इसमें आएगा कि रावण जो है ना, रावण दुनिया के इस नाम जो है, रावण जो है दुनिया के जो है इस नाम से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, ये पहले बी आएगा। उसके बाद कौन आएगा, तो बी के बाद आएगा क्या, पहले बी के बाद राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, क्या होगा, राम तो बहुत मिल जाएंगे रावण नहीं। और उसके बाद आएगा ए नंबर, रावण तो सिर्फ रावण है, क्या है, रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद आएगा सी नंबर,
राजाधिराज लंकाधिपति महाराजा रावण को दशामन भी कहते थे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, BDAC होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि सामग्री, कह रहा है सामग्री का जो पुल्लिंग क्या होगा, सामग्री का जो पुल्लिंग है ना वो क्या होगा, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट है। क्या है, सम्राट है। तो सामग्री का पुल्लिंग क्या है, तो सम्राट है। और साम्राज्य का जो अर्थ होता है ना, साम्राज्य का अर्थ क्या होगा, तो एक विशाल राज्य जिसके अधीन उनके अनेक छोटे छोटे राज्य या देश हो, उसे क्या कहेंगे, साम्राज्य कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन 29 का है उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है प्राप्त। बताइए, करें उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। देखिए इसमें कौन कौन प्राप्त है, देखते हैं इसको। इसका जो होगा ना, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी प्राप्त है, और इसमें जो है कानून के साथ समानता प्राप्त ये नहीं है, और इसमें जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी प्राप्त है, और जीवन के स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ना 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें उन मौलिक अधिकारों का चयन कर जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन है, तो भाषण में व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त है, अल्पसंख्यकों को कई अधिकार भी प्राप्त है। तो ए और 3 क्या है, बिल्कुल प्राप्त है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे कह रहा है कि भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन है बताइए। भारत में जो सरकार के 3 स्तर होते हैं कौन कौन है, तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होता है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर होता है, कौन कौन होता है, संघ सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और स्थानीय सरकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार जो होता है राज्य स्तर पर कार्य करती है, और जो स्थानीय सरकार होता है वो ग्राम स्तर या नगर स्तर पर कार्य करती है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि भारत के संविधान, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना संबंधित है। कह रहा है कि भारत के संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना संबंधित है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 324 है। क्या अनुच्छेद 324 में क्या है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारत संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का क्या है, उल्लेख किया गया है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 148 में क्या है, तो इसमें जो है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। तो अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन है, तो जो है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। एक अनुच्छेद से तो क्वेश्चन पक्का कन्फर्म आ जाएगा, पक्का आएगा, इसलिए तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और अनुच्छेद का जो भी लूसेंट में टॉपिक है उसको पढ़ जाइए, क्योंकि अनुच्छेद से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा। बाकी सोच लेना कि एक स्पेशल जो है अनुच्छेद का क्लास स्पेशल करवाया जाए। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको अनुच्छेद का क्लास आपको चाहिए। वो जो रोशन सर निकाले हैं ना, एक पॉलिटिकल नोट्स दिए हैं दरोगा बैच में, उसमें एकदम बारीकी से जो है ना अनुच्छेद को एकदम दर्शाए हैं, एकदम इतना आप खुश हो जाइएगा, इतना अच्छे तरीके से सर दिए हैं ना न्यू नोट्स में पॉलिटी में। अगर आपको लोग बोलिएगा तो उसका हम क्लास करवा देंगे, आपको सारा अनुच्छेद हम याद करवा देंगे, आप लोग बोलिए तो। और एक लास्ट बात ये है कि बाकी जो लूसेंट में विविध टॉपिक है ना उसको बस एक बार ना अच्छे से पढ़ जाइए, और उसका जो अगर आप लोग पूछे भी थे पहले, अगर आप लोग सब लोग बोलिएगा तो उसका हम फुल PDF हम उसका डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे विविध का। तो आप लोग वहाँ से जिनका लूसेंट न्यू लूसेंट का है पूरा विविध है, आप लोग बोलिए तो वहाँ पे डाल देंगे। आप एक बार पूरा जो है विविध उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा स्टैटिक जीके जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन तो बहुत सारा आता है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा ना 148 में क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 342 में क्या है, तो इसमें जो है ना ST समुदायों का भाग या उनके समूह जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जो है ना प्रकार घोषित किया गया हो, ठीक है। और 326 में क्या है, अनुच्छेद 326 में याद इसमें जो है ना वैश्य मताधिकार से संबंधित है। क्या है, वैश्य मताधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे करा कि भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, मतलब थिंक टैंक बोलते हैं नीति आयोग को। नीति का पूरा स्वरूप क्या होगा, नीति का जो पूरा नाम पूछ रहा है क्या होगा, तो 32 का जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है हिंदी में, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में आपको पूछेगा कि नीति का जो फुल फॉर्म होता है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति का जो स्थापना हुआ था, नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में पूछेगा कि नीति आयोग के जो है ना वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है,
तो 33 का जो सही उत्तर होगा 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल संसद द्वारा। क्या होगा, केवल संसद द्वारा। आगे क्वेश्चन 34 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, उसकी कार्यकाल समाप्ति से पहले मतलब कैसे हटा सकते हैं। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग के द्वारा। क्या होगा, महाभियोग के द्वारा, याद रखिएगा। अब महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में, याद रखिए किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि राज्य में अध्यादेश, कह रहा है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि राज्य में जो अध्यादेश होता है किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्या होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी, 1833 का चार्टर अधिनियम होगा। क्या होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए गए जाने का प्रावधान है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 350 का ए होगा। क्या होगा, 350 का ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। इजी क्वेश्चन है। भारत के नागरिकों के लिए जो है मतदान की आयु जो है ना कितनी वर्ष है, तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष है। क्या है, 18 वर्ष। पहले था 21 वर्ष था, अब वर्तमान में घटाकर कितना है, तो जो 18 वर्ष, याद रखिए। और किस संविधान संशोधन द्वारा घटाया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है ना 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के उपाय के रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। कह रहा निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला बॉन्ड। क्या होगा, मसाला बॉन्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कह रहा है कि पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन 41 पे कह रहा है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। क्या कहलाता है, कह रहा है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सामग्री लागत। क्या होगा, सामग्री लागत। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। कह रहा है जब जो है बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि निम्न में से किसमें उप सह संयोजक बंद उपस्थित नहीं है। कह रहा है निम्न में से किसमें उप सह संयोजक बंद उपस्थित नहीं है, बताइए किसमें उपस्थित नहीं है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी, H2SO3। क्या होगा, H2SO3 होगा। क्या है, H2SO3, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे, आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है निस्तापन क्या है, बताइए। कह रहा है ना कि निस्तापन क्या है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में ऐश को गर्म करना। तो कह रहा है निस्तापन क्या है, तो वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में ऐश को गर्म करना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है Fe2+ आयन में उपस्थित आयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। कह रहा है Fe2+ आयन में उपस्थित आयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है। एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H6 होगा। क्या होगा, C6H6 होगा। आइए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है 1 बिलियन में H+ आयनों की मात्रा 2×10⁸ मोल प्रति लीटर है, इसके लिए बिलियन का pH मान क्या होगा। कह रहा है 1 बिलियन में H+ आयनों व मात्रा 2×10⁻8 मोल प्रति लीटर है, इसके लिए बिलियन का pH मान क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, 7.699 होगा। आइए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक रूप में कार्य करती है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ समीकरण दिया हुआ, इसमें क्या होगा। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर 2O3 और AI होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो कह रहा दी गई इस रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक रूप में कार्य करती है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर 2O3 और Al होगा, एल्यूमिनियम होगा। आइए क्वेश्चन बनाइए 49 पे कह रहा है एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलेन बनाता है जो फिनोल्फिथीन के विलेन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के क्या होने की सर्वाधिक संभावना है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। तो एक तत्व ए जल के मतलब एक तत्व है ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलेन बनाता है जो उसमें फिनोल्फिथीन के विलेन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के क्या होने की सर्वाधिक संभावना है? तो मैग्नीशियम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा जो है ना कथन सही है? कह रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती क्या होते हैं? फलन होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन का टिक कर दे रहे हैं। आप लोग जब PDF भेज देंगे तो आप लोग मैथ भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, या तो फिर क्लास को जो है रोक के भी मैथ बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन में 51 का जो आंसर होगा 51 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 51 का सी होगा। 52 में देखिए 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 53 पे 53 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 53 का डी होगा। 54 का बात करें 54 का सही उत्तर क्या होगा? 54 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 का बात करें 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 57 का बात करें 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 का ए होगा। 58 का बात करें 58 का राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 59 का बात करें 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 60 का बात करें तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। सॉरी यहाँ पे है ना, ये जी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कर रहा है ना, देखिए सॉरी यहाँ पे कर रहा है ना, तो लग रहा है कि हम आंसर टिक मिला रहे थे। देखिए यहाँ से देखिए 59 नंबर क्वेश्चन से देखिए कह रहा है कि जब ऑफलाइन में जैसे आंसर नहीं मिलाते हैं वैसे मिला रहे थे। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि कौन सा जो भारतीय जन आंदोलन था वो महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? बताइए क्या होगा आंसर? आप लोग मन में सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो कौन सा कह रहा है कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो 59 का जो सही उत्तर होगा 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ क्या हुआ था? शुरू हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आ रही है 60 पे, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है व्यक्तिगत आय क्या है? बताइए व्यक्तिगत आय क्या है ना? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय होगा। तो कह रहा है व्यक्तिगत आय क्या है? तो करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय होगा। आगे क्वेश्चन आइए 62 पे, कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आय विधि होगा। क्या होगा? आय विधि। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? एक तो जो है ना जनगणना से क्वेश्चन ये पक्का आएगा, इसलिए ये जो जनगणना का जो है ना टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर हम मेरे पास अगर PDF होगा तो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट में आता है उसका डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का इसे फिक्स है। तो कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 93.91% होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? कह रहा है सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइडेस्पीज का युद्ध। क्या होगा? हाइडेस्पीज का युद्ध। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी का समापन करने वाली संधि थी।
कह रहा है प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 का जो समापन करने वाली संधि कौन थी? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉनकिंग की संधि था। कौन क्या था? नॉनकिंग की संधि था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 66 पे। कह रहा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? कह रहा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल क्या है? तो अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया को जो है ना सबसे छोटा मरुस्थल पेरिडिका रेगिस्तान है, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल बोलेगा तो कौन सा है? पेरिडिका रेगिस्तान है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 67 पे कह रहा है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? बताइए, कोकोस जो प्लेट है किनके मध्य पाई जाती है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। क्या होगा? मध्य अमेरिका तथा क्या होगा? प्रशांत प्लेट, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है ना घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो 68 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनजोदड़ो से। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। बाकी एरिया जो अगर आप क्लास देख रहे होंगे ना 75 जो स्टार्ट हुआ है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 में क्या है? तो इसी जो है ना सिंधु सभ्यता से ही मतलब सारा जो है ना इसी से रिलेटेड हिस्ट्री का ही फैक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा जरूर। बाकी पीडीएफ हम तीनों का भेज चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। आइए क्वेश्चन 69 पे यही कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यदा को किस भाषा में लिखा था? तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, अमुक्तमाल्यदा जो पुस्तक है ना किसकी है? तो कृष्णदेव राय का। किसका है? कृष्णदेव राय का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यदा को किस भाषा में लिखा था? तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलुगु भाषा में। क्या होगा? तेलुगु भाषा में। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बताइए। कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। आइए क्वेश्चन 71 पे कह रहा है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? कह रहा है फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है किसने किया था? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह। क्या होगा? हाजी शरीयतुल्लाह। आइए क्वेश्चन 72 पे कह रहा है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? कह रहा है मेंडल ने किस आधार पर जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मेंडल के किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। आइए क्वेश्चन 73 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है ना वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम। आइए क्वेश्चन 74 पे कह रहा है जीन उत्परिवर्तन नियम किसके कारण होता है? बताइए। कह रहा है जीन का उत्परिवर्तन नियम जो है किसके कारण होता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 75 पे कह रहा है रीसिया। कह रहा है रीसिया जो निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए। कह रहा है रीसिया जो है निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा। आइए क्वेश्चन 76 पे कह रहा है अंतः शोषण के दौरान फेफड़ों निम्न में से किसके कारण हवा से भर जाते हैं? बताइए। कह रहा है अंतः शोषण के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा में से भर जाते हैं? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की उपस्थिति। क्या होगा? फेफड़ों की स्फीति। आइए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों में कौन सा हार्मोन लाता है? कह रहा है यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों के कौन सा हार्मोन लाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन होगा। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है यौवन के समय लड़कों में दिखने वाली परिवर्तनों का प्रमुख कारण है, याद रखिएगा। और शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और जो नर जनन हार्मोन जो है ना टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? स्राव करती है, याद रखिएगा। और यह हार्मोन जो है ना टेस्टोस्टेरोन जो है यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों में विकास और नियंत्रण के में सहायक होता है। और याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो क्या करता है? गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन होता है। पूछे क्वेश्चन कि गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, याद रखिएगा। और रिलैक्सिन हार्मोन किसको बोलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ना वो होता है हार्मोन जो बच्चे के जन्म में मदद करता है। क्या करता है? बच्चे के जन्म में मदद करता है। आइए क्वेश्चन 78 पे ये कह रहा है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का क्या करिए? चयन कीजिए। कथन बोल रहा है ना कि मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन है, क्या सही है गलत है? बताइए। कह रहा है कि मानव जो है ना मानव आमाशय जो है नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, क्या सही है? ये जो है ना कथन क्या है? तो एक कथन 1 जो है गलत है। कथन 2 कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाने बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। कथन 2 सही है कि गलत है? जो कथन 2 है ना बिल्कुल क्या है? तो सही है। कथन 2 क्या है? तो सही है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 2 कथन क्या है तो बिल्कुल सही है, इसमें एक कथन क्या है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि मानव अमाशय में जो है, मानव अमाशय में यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा अम्ल उत्पादन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उत्पादन करता है। तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, तब क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन आई 79 पे, करानीन में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है, बताइए। करानीन में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्पगंधा है। क्या है, सर्पगंधा है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे, करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है, तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, वेंट्रिकल और में रक्त प्रवेश। क्या होगा, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे, करा भाग के एक सवाल में, करा कि भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना शेषफल का 5 गुना, तो ये देखिए मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यही भी देखिए यहाँ से 81 नंबर से क्या है तो मैथ क्वेश्चन। तो 81 का देखिए आंसर बता दे रहे हैं, 81 का सही उत्तर क्या होगा, 81 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अगर मैथ का क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो बहुत लॉन्ग क्लास चल जाएगा, आप लोग देखिएगा ही नहीं। इसलिए मैथ का क्वेश्चन जो है आपने खुद बनाने की कोशिश कीजिए, या तो क्लास को रोक के बना लीजिए, तो PDF सेंड करेंगे तो वहाँ से बना लीजिए। आइए क्वेश्चन 83 पे, क्वेश्चन 83 का है कि देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे 84 पे, क्वेश्चन में 84 का बात करें तो 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 84 का। आगे 85 पे आइए, 85 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए सब रीजनिंग क्वेश्चन है, 86 का राइट आंसर क्या होगा, 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 86 का ए होगा। तब सब देखिए रीजनिंग क्वेश्चन 87 का बोले तो 87 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सीटिंग अरेंजमेंट है। आगे 88 पे, 88 का राइट आंसर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जी का क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल जो है संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है, बताइए कौन सा है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सिंधी है। क्या है, तो लाल सिंधी है। याद रखें ना कि यह लाल सिंधी, सॉरी इसका जो आंसर होगा ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल जो है संसार की सबसे अधिक बोल रहा है, सबसे अधिक दूध देने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर होगा 88 का डी होगा। क्या होगा, डी होगा, मुर्रा होगा। क्या होगा, मुर्रा। तो मुर्रा जो है ना भैंस की नस्ल है, किसका नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, और ये जो है ना सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। अब मुर्रा भैंस जो है प्रतिदिन 35 किलोग्राम से अधिक जो है दूध दे सकती है, और एक मुर्रा भैंस की दूध उपज आमतौर पर जो है ना प्रतिदिन 10 से 16 लीटर के बीच होती है, रखिएगा। आइए क्वेश्चन 89 पे, कर रहे हैं निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है, बताइए। कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होता है, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, मृत सागर। क्या होगा, मृत सागर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए 90 पे, क्वेश्चन 90 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, बताइए। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर होगा। क्या होगा, प्रशांत महासागर। आइए क्वेश्चन 91 पे, कर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है, बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी है। क्या है, महेंद्रगिरी है। आइए क्वेश्चन 92 पे, अगर एशियाई खेलों का आरंभ जो है ना किस वर्ष हुआ था, कर एशियाई खेलों का जो आरंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। तो एशियाई खेलों का जो आरंभ हुआ था 1951 में हुआ था, और प्रथम एशियाई खेल जो है ना कहाँ खेला गया था, नई दिल्ली में खेला गया था, याद रखिए। 1951 में कहाँ खेला गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आइए क्वेश्चन 93 पे, करा कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, बताइए। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री रविशंकर हैं। कौन है, श्री रविशंकर हैं। आइए क्वेश्चन 94 पे, क्वेश्चन 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 2023 में। क्या होगा, 2023 में। आइए कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था, बताइए। कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी का जो है ना संबंध किस घराने से है, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, किराना घराना। तो याद रखिएगा कि पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध था ना किससे था, किराना घराना से था। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है। अब पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा से जुड़े हुए थे। अब पंडित भीमसेन जोशी को जो है वर्ष 2008 में क्या दिया गया, तो भारत रत्न दिया गया था। देखिए सर, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत रत्न को कब दिया गया, पंडित भीमसेन जोशी को तो 2008 में दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि मार्च 2024 के लिए भारत में के थोक मूल्य सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति दर क्या है, बताइए। कह रहा है मार्च 2024 के लिए भारत में के थोक मूल्य सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति दर क्या है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.53% है, 0.53% है। क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया, बताइए। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को क्या मनाते हैं, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो 3 मई को क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस। और 2 मई को क्या मनाते हैं, यूएन द्वारा विश्व टूना दिवस। क्या है, विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाते हैं। और 4 मई को क्या मनाते हैं, 4 मई को, तो 4 मई को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कह रहा निम्न में से किसे जो है ना ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। किसको दिया गया, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। करंट का क्वेश्चन जो है ना 4-5 करंट का क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखिए। आगे कह रहा 99 कह रहा है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा बना है, बताइए। आप लोग अगर करंट को चाहते हैं ना कि मजबूत करने के लिए, तो आप लोग इसका लिंक में जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, कुमार गौरव सर का जो डेली करंट पढ़ाते हैं 10 क्वेश्चन। आपको जनवरी से लेकर सारा क्वेश्चन अभी तक मिल जाएगा। इधर जो है ना 10 दिन से क्वेश्चन नहीं डाला गया है, सारा डाल दिया जाएगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप जनवरी 2024 से पहले भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको जनवरी 2024 से आपको सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन डेली पढ़ाते हैं, सारा 10 क्वेश्चन आपको डाला गया। तो आप क्यूज के माध्यम से दे सकते हैं और सारा क्वेश्चन वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। तो वहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बाकी गौरव सर जो क्लास लिए हैं उसका जो PDF है उसको आप पढ़ लीजिएगा, बोलेगा तो हम भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। आपको सारा जो है ना करंट आपको छूटेगा नहीं। बाकी कुछ स्टैटिक भी सर पढ़ाएं तो आपको मजबूत हो जाएगा स्टैटिक जी के। आगे देखिए 99 क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, HDFC बैंक है। क्या है, HDFC बैंक है, याद रखिएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। कह रहा है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया, बताइए। कह रहा है दुनिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, मैक्सिको। क्या आएगा, मैक्सिको में खोजा गया। कहाँ खोजा गया, मैक्सिको में, याद रखिएगा। ये सेट नंबर 6 था, सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बाकी इसके पहले का 5 सेट जो करवाए हैं और बाकी वॉल्यूम 2 का जो करवाए हैं सारा प्रैक्टिस सेट, मतलब 8 तक हुआ, 2 प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं। तो सारा को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए पीछे वाला क्लास को। बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं सेट नंबर 7 में, सेट नंबर 7 देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।